हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे और करेंगे, जो आपके कोई से भी एग्जाम हो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे और करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। मान के चलिए कोई मोमबत्ती है, उसको भारहीन हो गए, वो अवस्था किस अवस्था में है? भारहीन अवस्था में है। तो उसकी ज्वाला का क्या आकार होगा? वो अधिक लंबी होगी या वही रहेगा, या गोलाकार होगा या अधिक छोटा होगा? तो इसका सही आंसर क्या है कि वो भारहीनता हो या नहीं, वो वही रहेगा। ठीक है जी, उसकी जो की आकार कैसा रहेगा, उसका ज्वाला का आकार वही रहेगा। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी वही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पानी का एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है, मतलब उस गिलास के अंदर पानी का एक टुकड़ा रखा हुआ है, मतलब पिघल रहा है। ठीक है, तब पानी का स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा और पानी उसमें क्या होगा, उसको में क्या प्रभाव पड़ेगा? वो अधिक हो जाएगा, मतलब वो कम हो जाएगा, या पहले से अधिक कम और कम हो जाएगा, या उतना ही रहेगा, या इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा? तो इसका सही क्या आंसर क्या है कि वो उतना ही रहेगा, ना वो बढ़ेगा ना वो कम होगा, पहले से वो उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है जी, पिघल रहा है तब भी उसमें पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। लिफ्ट के अंदर अगर किसी व्यक्ति का भार 60 किलो है और वो उससे कम, वो वास्तविक भार से, मतलब वास्तविक भार उसका 60 किलो है और उससे वो कम महसूस कर रहा है, चाहे उसका भार है, तो इसका मतलब वो लिफ्ट कहाँ जा रही है? तो वो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है जी, लेकिन नीचे की तरफ जाने से क्या होता है? भार में परिवर्तन आ जाता है, भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? वो लिफ्ट नीचे जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी, त्वरण से के साथ वो नीचे जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, मान के चलिए साइकिल से कोई व्यक्ति जा रहा है, चाहे मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो वो किसी मोड़ पर मुड़ता है, तो वो किस तरफ को, उसके मतलब किस तरीका उसका परिवर्तन आएगा? उसके अंदर क्या होगा? वो बाहर की ओर झुकेगा, या अंदर की तरफ झुकेता है, या आगे की ओर झुकता है, या बिल्कुल नहीं झुकता? तो वो जब किसी मोड़ पर कोई व्यक्ति साइकिल से या मोटरसाइकिल से मुड़ता है तो वो अंदर की तरफ झुकता है। ठीक है जी, अगर वो बाहर की तरफ झुके तो वो गिर जाएगा, इसलिए वो कहाँ झुकता है? अंदर की तरफ झुकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो इसमें स्थितिज की ऊर्जा पाई जाती है। किसकी? स्थितिज की ऊर्जा। ठीक है, इसलिए किसी भी रबड़ के वस्तु का क्या होता है, जब उस पर बल पड़ता है थोड़ा सा तो क्या होता है? फैल जाता है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज की ऊर्जा। ठीक है जी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस पर आपको जीके जीएस की प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर पाते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है जी, और यही क्वेश्चन घुमा फिरा के हमेशा पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली आप ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट हमारी क्लास को दीजिए, डेली 15 से 20 क्वेश्चन देखिए, आपका जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो डेली देखने के लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 50 क्वेश्चन है आपके, 15 से 20 मिनट में ये 50 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्लास पे, अगले क्वेश्चन पे, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो कोई सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश? मतलब इसमें से बताने के ऐसा कौन सा कथन है जो वैध ठहराता है कि ना तो द्रव्य का सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो वो कथन कौन सा है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है जी, ये वैध ठहराता है किसको? द्रव्य के सृजन को, कि ना तो इस द्रव्य का सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 डालना भूल गए, इसको 8 डाल दिया है। ठीक है जी, द्रव में अधिक आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। मान के चलिए किसी डूबे हुए ठोस को उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है?
तो बताइए किस पर निर्भर करती है ये? तो ये ठोस द्वारा उठाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। मान के चलिए शेविंग ब्रश मतलब शेविंग हम जब करते हैं तो पानी में जब डुबोते हैं शेविंग ब्रश को, तो उसके बाल क्या होते हैं? आपस में बिल्कुल चिपक से जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे होता है पृष्ठ तनाव, जिसके कारण वो क्या होते हैं? आपस में चिपके होते हैं। ठीक है जी, शेविंग क्रीज के जो बाल के ब्रश होते हैं वो आपस में पृष्ठ तनाव के कारण चिपके होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? अगर कोई द्रव्य की बूंद है तो आपने देखा होगा, चाहे कोई सा पानी की एक बूंद क्यों ना गिरे, वो कैसी होती है? उसका आकार गोल होता है। इसका कारण क्या होता है उसके पीछे? तो सेम कारण होता है इसके पीछे भी, पृष्ठ तनाव होता है, जिसके कारण उसका आकार कैसा होता है? पानी का गोल। ठीक है, द्रव्य की मात्रा का जो द्रव्य की बूंद होता है उसका आकार गोल किस कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक को झूलने का समय होगा। मान के चलिए, आपने तो पता होगा लोलक क्या होता है? तो ये घड़ी होती है जो मूव करती रहती है इधर से इधर, टंग टंग टंग, देखा होगा। तो ये अगर 4 गुना इसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसकी ये वाली झूलने की स्पीड कितनी गुना बढ़ जाएगी? तो वो बढ़ जाएगी 2 गुना। ठीक है जी, अगर उसकी लंबाई 4 गुना बढ़ेगी तो उसके झूलने की स्पीड भी 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलांक होता है। मान के चलिए बर्फ पर स्केटिंग कर रहे हैं तो उसके जब उस पर बल पड़ता है तो उसके जो बल्ब का गलांक होता है, उसकी गलने की क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है? तो कम हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, जब बर्फ पर दाब बढ़ता है तो उसके गलने की मतलब पिघलने की मात्रा क्या हो जाती है? उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, तो वो घट जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका गलांक कम हो जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो मान के चले कोई नदी मतलब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश कर रही है तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो वो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है जी, और इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है कि समुद्र में क्या होता है? नमक। ठीक है जी, नमक की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो वो खारा होता है, तो इसलिए उसके कारण क्या पीछे है? तो वो थोड़ी इसलिए वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, अगला कारण क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? हमें बताने की इन चारों में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो देखिए, गोली के चलना इसमें गतिज ऊर्जा है, चलता हथौड़ा इसमें भी गतिज ऊर्जा है, और बहता हुआ पानी इसमें भी गतिज ऊर्जा है, क्योंकि तीनों क्या हो रही है? चल रही हैं। पानी भी चल रहा है, बहता हुआ पानी मतलब गोली भी चल चुकी है और हथौड़ा भी चल रहा है। लेकिन धनुष को क्या रखा है हमने? खींच के रखा, तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमसे नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी, धनुष का खींचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा भी चौगुनी हो जाएगी। जब वस्तु की गति दुगनी है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका मुंबई में। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? प्रवेश द्वार भारत का कौन सा बंदरगाह है? तो वो है आपका मुंबई। ठीक है जी, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई क्या है? भारत का प्रवेश द्वार है, बंदरगाह। मुंबई का बंदरगाह भारत का प्रवेश द्वार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? क्या है? कौन सा इनमें से बंदरगाह क्या है? मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो वो आपका कौन सा है? तो वो है कंडला। ठीक है जी, कंडला क्या है? एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह? तो ज्वारीय बंदरगाह की बात कर रहे हैं, तो इनमें से वो कौन सा है? तो वो है आपका कंडला। कंडला कैसा बंदरगाह है? तो एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मारवा गोवा पतन स्थित है। मारवा गोवा पतन स्थित है, कहाँ स्थित है ये मारवा गोवा? तो ये आपका स्थित है गोवा में। ठीक है जी, मारमो गोवा गोवा में स्थित है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? डॉल्फिन नोज नामक जो चट्टान है उसके पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो वो बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम। ठीक है जी, ये कहाँ स्थित है? तो ये डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। दिया सलाई जो उद्योग है उत्तर प्रदेश में, उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो है आपका बरेली। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बरेली दिया सलाई का प्रमुख उद्योग है। कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कि जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है। चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार क्या है? एक स्थान है, वो किसके लिए वो प्रसिद्ध है? तो वह है आपका, इनमें से किसी के लिए भी वो प्रसिद्ध नहीं है चुनार। ठीक है जी, ना ही वहाँ पे सीमेंट उद्योग है, ना ही कांच उद्योग है और ना ही बीड़ी उद्योग है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? किसके सर्वाधिक विकसित हुआ है, किस उद्देश्य से? तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर कौन सा है? आपका पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे औद्योगिक विकास बहुत अधिक तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पिंपरी संबंधित है। पिंपरी किससे संबंधित है? इस्पात उद्योग से संबंधित है, या पेंसिल उद्योग से संबंधित है, या कागज उद्योग से संबंधित है, या खाद्य उद्योग? तो इसके सही उत्तर क्या है आपका? तो वो पेंसिल उद्योग से संबंधित है। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या है? पिंपरी जो है वो पेंसिल उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके पाया जाता है जामनगर में। ठीक है जी, तेल शोधक कारखाना, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर। आप याद कर लीजिएगा, ये अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम तेल प्रशिक्षण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपके स्थापित किया गया दिग्बोई में। ठीक है जी, तेल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? दिग्बोई में। वो भी प्रथम तेल संयंत्र दिग्बोई में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? मुरी में कौन सा उद्योग इसमें से स्थापित है? तो वो आपका उद्योग कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम का उद्योग। एल्युमिनियम का उद्योग कहाँ स्थापित है? तो मुरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो वह बरौनी में अवस्थित है। ठीक है जी, कहाँ पर है तेल शोधक कारखाना बिहार में? तो बरौनी में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी बिहार में? तो सबसे पहली जो चीनी मिल थी वो मरहोरा में लगाई गई थी। ठीक है जी, तो सबसे सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, मरहोरा। मरहोरा बिहार में सबसे पहली चीनी मिल लगाई गई थी बिहार के पर्पज से। सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में
पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है किस राज्य में? तो वो आपका कौन सा राज्य है? तो वो है आपका गुजरात। ठीक है जी, गुजरात में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में अवस्थित है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारी मशीन प्लांट कहाँ अवस्थित है? भारी मशीन प्लांट कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी कि रांची में। भारी नहीं है, भारी मशीन प्लांट रांची में अवस्थित है। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध पंजाब का वो कौन सा स्थान है जहाँ पे हौजरी उद्योग स्थित है मतलब? तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी, लुधियाना। लुधियाना में क्या होता है? तो अधिक मात्रा में हौजरी का उत्पादन, मतलब हौजरी के कपड़ों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है जी, हौजरी उद्योग है अधिक मात्रा में, तो वो स्थान कौन सा है? तो लुधियाना। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जो दुर्गापुर का लोहा कारखाना था उसको किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो वो आपका देश कौन सा है? तो वो है आपका ब्रिटेन। ठीक है जी, ब्रिटेन ने दुर्गापुर में लौह कारखाने को मतलब स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान किया था। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि वो एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी, जादूगोड़ा एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, ये वेरी बीबीआई क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आपको एक न एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जहाँ पे नामचिक नामफुक कोयला पाया जाता है? तो वो आपका राज्य कौन सा है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामफुक प्रकार का कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है तांबे के लिए। ठीक है जी, खेतरी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और खेतरी कहाँ पड़ता है ये स्थान? तो ये आपके राजस्थान में पड़ता है। ठीक है जी, खेतरी तांबे के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा राज्य है जो प्रमुख कोयला का उत्पादन नहीं करता है। तो आप में इनमें से एक छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये तीन दे रखे हैं। तो इसमें से कौन सा वो राज्य नहीं है जो कोयला का उत्पादन नहीं करता है? तो वो है आपका राजस्थान। ठीक है जी, राजस्थान में कोयले का उत्पादन नहीं किया जाता। राजस्थान में किसका उत्पादन किया जाता है? तो तांबे का। ठीक है जी, और अभी हमने पीछे देखा था खेतरी कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में कोयले का उत्पादन नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है जहां अनुसूची श्रेणी के कोई जनजातीय आबादी नहीं रही गई है? मतलब कोई भी अभी तक कोई भी वहाँ पे अनुसूचित जाति नहीं रही है। तो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका पंजाब। ठीक है जी, पंजाब में अभी तक कोई भी आजाद, वहाँ पे कोई भी जो आबादी है वो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था। 12 अध्यादेश जारी करने वाला वो शासक कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या है? आपका
ऑप्शन नंबर है जहांगीर। ठीक है जी, जहांगीर ने क्या किया था, तो 12 अध्यादेश जारी किया था। ठीक है, और जारी करने वाले पहला शासक था। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, ये वीवीआई है, इसको भी आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लेंगे ये याद हो जाएगा। तो प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च श्रेणी की नारी हो, ठीक है, और पुरुष निम्न वर्ग का हो। उच्च श्रेणी की क्या हो, नारी हो, और निम्न वर्ग का क्या हो, पुरुष हो, तो वो विवाह क्या कहलाता है, तो प्रतिलोमी विवाह कहलाता है। ठीक है जी, हाई फाई मतलब महिला हो, और निम्न दर्ज मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति मतलब लो मिडिल का लड़का हो, तो वो क्या कहलाता है, तो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, तो वो शामिल थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है जी, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह किसके साथ शामिल थे, तो महात्मा गांधी के साथ। और कौन सत्याग्रह में, तो चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अशोक काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत की में परिवर्तित हुई थी। दक्षिण भारत में वो क्या हुई थी, परिवर्तित हुई थी, परिवर्तित नहीं होगा, प्रचलित हुई थी। यहाँ पे क्या होगा, प्रचलित होगा। ठीक है जी, कौन सी लिपि प्रचलित हुई थी, तो अशोक की वो कौन सी लिपि थी, वो दक्षिण भारत में क्या हुई थी, प्रचलित हुई थी, तो वो है आपकी ब्राह्मणी। ठीक है जी, ब्राह्मणी जो लिपि है वो बहुत प्रचलित हुई थी, कहाँ पे, तो दक्षिणी भारत में। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि फौजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। जो फौजी था, एक व्यक्ति था, ठीक है, तो वो किसके दरबार में रहा, तो इसका सही आंसर क्या है कि अकबर के दरबार में वो रहा चुका है फौजी। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था, तो वो था आपका ब्रह्म समाज। ठीक है जी, ये पहला धार्मिक सुधार आंदोलन था। ठीक है जी, हिंदू धर्म में ब्रह्म समाज। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है, तो ये किस मंदिर में मिलता है, प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप, तो ये आपका मिलता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर में ये प्रमाण मिलता है। ठीक है, गोरखपुर मुख्य द्वार का। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। शिवाजी के राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो वो था औरंगजेब ने। ठीक है जी, औरंगजेब ने क्या प्रदान किया था, शिवाजी का राजा। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी एवं किसके बीच हुआ था। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था बी.आर. अम्बेडकर के बीच। ठीक है जी, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। ठीक है जी, और ये हुआ कब था, 1932 में। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो यह हुआ था आपके 1820 में। ठीक है जी, तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, 1820 में। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और डेली आपको जीके जीएस की प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है जी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, डेली आपको इस पर जीके जीएस की वीडियो मिलती है, जिस पे हम थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं पूरे अच्छे से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, जिसमें और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आएंगे और करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।